हेलो प्रिय विद्यार्थियों। आज हम ईथर और इपॉक्साइड के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व वाली स्लाइड में आपने फिनॉल्स की रिएक्शंस और उनकी रिएक्टिविटी और उनके जो यूजेस हैं उसके ऊपर विस्तृत रूप से पढ़ा था। इसी को ही अब हम आगे कंटिन्यू करते हुए आपका यूनिट का जो सेकंड चैप्टर है वो है ईथर और इपॉक्साइड पर। तो वास्तव में ये होता क्या है? जैसा कि आप सबको पता है कि जब ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी के साथ में अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसे ईथर्स कहते हैं। इसीलिए ईथर्स को एल्कोक्सी एल्केन भी कहते हैं या एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर भी कहा जाता है। कभी कभी इसे एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसके कई नाम हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि नॉमनक्लेचर जो है इसका किस प्रकार से किया जा सकता है। तो जो ईथर्स हैं उसमें आप देख रहे हैं कि यदि ऑक्सीजन से जो दोनों एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं, यदि दोनों एक ही प्रकार के हैं तो उसे सिमेट्रिकल ईथर कहा जाएगा या सिंपल ईथर कहा जाएगा। जैसे कि डायल्काइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर जो हैं इसके एग्जाम्पल्स हैं। परंतु यही दोनों जो ग्रुप जो ऑक्सीजन से अटैच्ड हैं यदि वो डिफरेंट हैं, मतलब कि एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हैं, तो ऐसी स्थिति में उसे मिक्स्ड ईथर या अनसिमेट्रिकल ईथर कहा जाता है। और जो इसका नॉमनक्लेचर है उसमें जो पहले अल्फ़ाबेट आता है उसको प्रायोरिटी दी जाती है और उसी आधार पर उसका नामकरण होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपने देखा कि मिथॉक्सी इथेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, या जैसे आप ऊपर मैंने यहाँ लिखा है कि इथाइल मिथाइल ईथर, मतलब कि इथाइल ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई, फिर एम को दी गई, तो इस प्रकार से इथाइल मिथाइल ईथर हो गया, या इथाइल प्रोपाइल ईथर। तो ये जो है सिंपली नॉमनक्लेचर है कि किस प्रकार से कौन से ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। यदि आईयूपीएसी नेम में जाएं तो हम इसे एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं। एल्कोक्सी एल्केन में जो हाइड्रोजन के साथ में ग्रुप जुड़ा होता है, एल्केन के हाइड्रोजन को जो रिप्लेस करता है उसे बोलते हैं एल्कोक्सी ग्रुप। जैसे कि CH3OC2H5, जिसे कि हमने इथाइल मिथाइल ईथर कहा है। चूँकि यह इथेन का व्युत्पन्न है, डेरिवेटिव है, इसलिए इसे मिथॉक्सी इथेन कहा जाएगा। तो ये इस प्रकार से इसका आयुपेक नेम दिया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं साइक्लिक ईथर्स, जिसमें कि 3 मेंबर रिंग है, ऑक्सीरेन, 4 है जिसमें कि हीट्रोसाइकिल भी है, तो ऑक्सीएन, ऑक्सोलेन और ऑक्सेन, इस तरह से उसका नॉमनक्लेचर किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में अपन आइसोमेरिज्म डिस्कस करते हैं। आइसोमेरिज्म क्या होता है? जिनका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही होता है। तो ईथर के केस में आइसोमेरिज्म जो है 2 प्रकार की पाई जा सकती है। एक होती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जिसमें कि क्रियात्मक समूह जो है वो भिन्न हो जाता है। तो अल्कोहल और ईथर जो हैं वो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम C2H6O की बात करें तो उससे 2 प्रकार के आइसोमर्स बन सकते हैं। एक तो है मिथॉक्सी इथेन और दूसरा है इथेनॉल। तो दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है। दूसरी प्रकार की जो आइसोमेरिज्म है वो है मेटामेरिज्म, जिसे कि हिंदी में अपन मध्यावयवता भी कहते हैं, जिसमें कि जो एल्काइल ग्रुप जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन एटम तो वही बने रहते हैं, हाइड्रोजन भी वही बना रहता है, कुल मिलाकर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वही रहता है, परंतु जो एल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंट हो जाता है। तो जैसे कि आपने इसमें देख रहे हैं इथॉक्सी इथेन, जिसमें कि 4 कार्बन एटम है, तो C4H10O जो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो इससे हमें 3 प्रकार के आइसोमर प्राप्त हो सकते हैं। एक तो है डाइथाइल ईथर, दूसरा है मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर, तीसरा है मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। तो हैं तो तीनों ही फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, परंतु जो ऑक्सीजन से अटैच्ड एल्काइल ग्रुप है
उसमें अंतर आ गया है, ऑल्दो द मॉलिक्यूलर फार्मूला रिमेन्स द सेम। तो ये दो प्रकार की आइसोमेरिज्म मुख्य रूप से ईथर्स में पाई जाती हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ईथर एंड बॉन्डिंग। जैसा कि आपको पता है कि जो ऑक्सीजन, जैसा मैंने इसमें लिखा है HOH, वाटर के केस में क्या है कि ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, तो उस स्थिति में जो इसका बॉन्ड एंगल है वो 104.5 डिग्री होता है। वहीं जब एक हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो जाता है मीथाइल ग्रुप से, तो उसका मान थोड़ा सा और बढ़ जाता है, 108.5 डिग्री हो जाता है। और यदि दोनों ही हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय एल्काइल ग्रुप, तो 112 मतलब कि 112 डिग्री जो है बॉन्ड एंगल हो जाता है। तो इसका क्या कारण है कि इस साथ ही जो है इसकी बॉन्ड लेंथ के मान में भी परिवर्तन होता है। इसका कारण है वॉन डेर वाल्स रिपल्शन। तो वॉन डेर वाल्स रिपल्शन के कारण से जो बॉन्ड एंगल है वो बढ़ता चला जाता है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, अब हम फिज़िकल प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर जाते हैं। तो उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस जो है वो साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा है, और यह ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि है जिससे कि हम अधिक मात्रा में भी ईथर का निर्माण कर सकते हैं। तो इसमें एल्काइल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और उससे 2 प्रकार का हो सकता है, SN1 और SN2 दोनों प्रकार का हो सकता है, वो उस एल्काइल ग्रुप पर निर्भर करेगा। तो इस स्थिति में प्रतिस्थापन अभिक्रिया कम और विलोपन अभिक्रिया यद्यपि ज़्यादा होती है। तो शाखित श्रृंखला है, तो ऐसी स्थिति में जब शाखित श्रृंखला है तो पहली बात तो SN1 अभिक्रिया देंगे जैसा कि मैंने इसमें लिखा है, और यदि अशाखित है, स्ट्रेट चेन है, तो SN2 प्रकार का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और हमें क्रमशः ईथर प्राप्त होगा और NaBr प्राप्त होगा। जो दूसरा मेथड है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब कि रिमूवल ऑफ वाटर। तो अल्कोहल का जब रिमूवल अल्कोहल की जब वाटर निकलता है तो ईथर का निर्माण होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4 जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो इस प्रकार से निर्जलीकरण के द्वारा भी डाइथाइल ईथर बनाए जाते हैं। कई बार इसमें हम उत्प्रेरक जो है एल्यूमिनिया या एल्यूमिनियम सल्फेट पर यदि अल्कोहल की वाष्प निकालते हैं तो भी हमें ईथर का निर्माण होता है। तो औद्योगिक उत्पादन के लिए कई बार एल्यूमिनिया की उपस्थिति में भी ईथर बनाया जाता है। तीसरा जो मेथड है, इसमें मैंने डिहाइड्रेशन की मैकेनिज़्म भी दे रखी है कि किस प्रकार से जो है H आयंस जो हैं वो OH से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, फिर जो है क्रमशः ऑक्सीजन जो है H3O+ जो है अलग हो जाता है और कार्बोनियम आयन बन जाता है। कार्बोनियम आयन के ऊपर दूसरा एटम अटैक करता है और ईथर का निर्माण हो जाता है। तीसरा जो मेथड है वो है डायज़ोमीथेन के साथ में। यह भी एक उत्तम विधि है। इसमें अल्कोहल को किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति, सामान्यतः एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड काम में लिया जाता है, डायज़ोमीथेन के साथ में गर्म करते हैं तो हमें क्रमशः ईथर प्राप्त होता है। तो जैसे इसमें आप देख रहे हैं इथाइल मिथाइल ईथर जो है वो प्राप्त हुआ है और नाइट्रोजन गैस निकल गई है। चौथा मेथड है कि यदि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड के साथ में करवाई जाए तो ऐसी स्थिति में भी हमें ईथर प्राप्त होगा। तो ये हमारी कुछ मुख्य मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी जिसके द्वारा हम ईथर्स प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिज़िकल प्रॉपर्टी। ईथर या इसके जो होमोलोगस सीरीज़ में जो सदस्य आते हैं उनकी क्या भौतिक गुण होते हैं। तो ये एक तो जैसा आपको पता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो इट इज़ हाईली वॉलेटाइल, बहुत आसानी से वाष्प में बदल जाता है, कलरलेस होता है और साथ ही वेरी हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, बहुत जल्दी आग को पकड़ लेता है।
दूसरा पॉइंट है जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है, जो वो काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल, क्योंकि ईथर जो है वो अल्कोहल की तुलना में न्यूट्रल है। जैसा कि अल्कोहल के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है विच इज़ एब्सेंट इन ईथर, तो ईथर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल है और लेस रिएक्टिव है। चौथा जो मैंने पॉइंट लिखा है वो है डेंसिटी ऑफ ईथर, वो कंपैरेटिवली कम होती है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग रहते हैं, उनमें किसी प्रकार का संगुणन नहीं होता है और इसी कारण से ये हाईली वॉलेटाइल भी है और समटाइम इट इज़ यूज्ड एज ए एनेस्थेटिक, मतलब कि निश्चेतक के रूप में भी इसे काम में लिया जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी ये रासायनिक अभिक्रिया दिखाता है। वैसे तो हमने पहले ये देखा कि जो ईथर हैं वो सैचुरेटेड कंपाउंड हैं। दूसरी बात, उनको किसी प्रकार का उनमें संगुणन या मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ते नहीं हैं, तो इसलिए ये लेस रिएक्टिव है और स्टेबल है। परंतु इसमें फिर भी कुछ तरह की रिएक्शंस देखी गई जिन्हें कि 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप, दूसरा है रिएक्शन ऑफ इथीरियल ऑक्सीजन, तीसरा है जिसमें कि CO बॉन्ड की क्लीवेज होती है। तो इस तरह से 3 तरह की रिएक्शंस जो हैं वो ईथर के केस में देखा जाता है।